नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और आप देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान। जी हाँ, दिन की शुरुआत कीजिए मेरे साथ यानी अपनी होस्ट और दोस्त अर्पिता के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपने अपने दिन की शुरुआत जो है बहुत अच्छे से कर दी होगी। सूर्य की पहली किरणों के साथ जब आपने आंखें खोली होंगी तो चिड़ियों की चहचहाहट आपके कानों तक ज़रूर पहुंची होगी। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी का उजाला जो है यूं ही नहीं आता। ज़िंदगी का उजाला यूं ही नहीं आता। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। यकीन कीजिए, रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त ये है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख ले। हाँ बिल्कुल, अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि हमें मंजिल मिल जाए और हम बहुत खुशियाँ पालें, लेकिन उससे पहले जो चुनौतियाँ हैं, उससे पहले जो परेशानियाँ हैं, उन्हें झेलने के लिए हमें अपने अंदर एक ताकत इकट्ठी करनी पड़ती है। और यही बताता है दिन और रात का समय। रात बताती है कि काला अंधेरा जीवन में है तो घबराइए मत, एक सुबह, सुहानी सुबह जिंदगी की भी आएगी। लेकिन वो तब आएगी जब आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और सकारात्मक रहेंगे। और सकारात्मक रहना जीवन में इतना ज़रूरी है जितना कि ऑक्सीजन। जी हाँ, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव सोचें, अच्छे माहौल में रहें। और इसी क्रम में बिहार बिहान प्रयास करता है आपको हर समय सकारात्मक रखने का। हम लेकर आते हैं महापुरुषों के अनमोल वचन। तो चलिए नजर डालते हैं आज के अनमोल वचन पर। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना, खुद पर विश्वास करना। स्वामी विवेकानंद। यकीन मानिए, बिहार बिहान के इस पूरे कार्यक्रम में बहुत सारी खास बातचीत भी होगी, बहुत सारे खास लोगों से मुलाकात भी होगी। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने ज़िंदगी के एक बेहतर कलाकार ज़रूर होंगे। और इसके साथ साथ जो ज़िंदगी की आम कलाकारी है, यानी हर दिन हम कभी गुस्से में होते हैं, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनके साथ बच्चे बन जाते हैं, जब बड़ों के सामने आते हैं तो गंभीर हो जाते हैं, जब अपने हमसफ़र के साथ होते हैं तो थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं। तो ऐसे कई किरदार हम अपनी आम जिंदगी में निभाते हैं। लेकिन जब यही किरदार किसी प्रोफेशन के रूप में बन जाए, यानी एक्टिंग, जी हाँ, तब उसकी कुछ अलग ही बारीकियां हो जाती हैं। लेकिन जो एक आम जिंदगी है, यानी एक रियल लाइफ है और एक जो रियल लाइफ है, दोनों एक दूसरे से कितनी अलग है या कितनी समान है, समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को बुलाया है जो बिहार की शान है, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से बिहार का नाम रोशन किया है, जिनका सफर बिहार से शुरू होकर मुंबई तक पहुंचा। और न सिर्फ मुंबई बल्कि देश की कई अलग अलग भाषाओं में भी उन्होंने काम किया, टीवी सीरियल्स में काम किया। जी हाँ, स्वागत कर लेते हैं बिहार के छपरा जिले के रहने वाले सोनपुर के, हाँ उसी सोनपुर के जहां सोनपुर मेला लगता है। जी हाँ, स्वागत करते हैं कुंदन सिंह जी का। अभिनेता कुंदन सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपने बुलाया। और हमारे जितने दर्शक हैं सभी को नमस्कार, जय बिहार। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत की शुरुआत करने में ही। तो कुंदन जी, चूंकि आपसे बातचीत का सिलसिला लंबा चलेगा, लेकिन आपका जो वर्क अभी तक रहा है उसकी क्लिप हमारे पास पहुंची है आपके माध्यम से। तो देखते हैं अभी तक आपने एक्टिंग की दुनिया में क्या कमाल धमाल मचाया। चलिए देखते हैं कुंदन जी का काम। मैंने तुझे दिल से कितना चाहा रे, फिर भी क्यों चाहे दिल उस हर पल को। मैं मर भी जाऊं, मैं मिट भी जाऊं, ऊंचा रहे बस तिरंगे कमाल। फर्ज मेरा वतन के लिए, फर्ज अपना पूरा कर जाएंगे। ऐ वतन तेरे लिए मर जाएंगे। तेरा जब दीदार हुआ था, मिलते ही दिल को प्यार हुआ। नूरा के रखी हा सजवले, रहे हमर चले सुहा, छठी मैया चले सुहा।
तो आपने देखा कुंदन जी ने कितना बेहतरीन काम किया है, तो इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। कुंदन जी, ये एक्टिंग का कीड़ा बड़ा ज़बरदस्त होता है, जिसको काट लेता है कहते हैं कि फिर वो कहीं और काम ही नहीं कर सकता, उसकी जो दुनिया है वो एक्टिंग में ही नजर आती है। आपको इस कीड़े ने कब काटा, इस सफ़र की शुरुआत कब और कैसे हुई? इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हालांकि मुझे कीड़े के तौर पे इसको नहीं लेता हूँ, तो ये कैरियर हो गया मेरा। शुरुआत में जब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी तो फिर मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर चला गया। वहाँ जाने के बाद कुछ अच्छे दोस्त मेरे बने वहाँ पे, उन लोगों के साथ नाटक देखने का मौका मिला। नाटक देखा तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा ही मतलब एक अलग ही दुनिया है ये। और फिर वहाँ से एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, ऐसी चीज़ें मिली मुझे। तो उसके बाद जब मैं नाटक देखा तो मुझे लगा कि अब मुझे इसका पार्ट होना है, जुड़ना है इससे। तो मैंने उस दोस्त को मनाया। फिर मुझे एक हमारे NSD के ही टीचर हैं वहाँ छत्तीसगढ़ में, अभी उनका उस वक्त में चला करता था छत्तीसगढ़ रंगमंडल, तो वहाँ से मैंने नाटक जो ग्रुप होता है उनसे जुड़ा मैं, और छत्तीसगढ़ रंगमंडल के माध्यम से मैंने पहला नाटक किया था मुखौटा। बड़ा ही लोकप्रिय रहा लोगों में। आपको मज़ा आएगा जान के कि 2 घंटे का प्ले था वो, और उसमें मुझे मात्र 6 सेकेंड का रोल मिला था। और उस 6 सेकेंड में जब नाटक खत्म होता है तो लास्ट में 6 कोरस होते हैं। कोरस आप समझ रहे होंगे। तो जो लास्ट में जो नाटक खत्म होने के पहले एक संवाद होता है, उसमें बोलता है आओ पहन ले मुखौटा। मेरी बस इतनी लाइन थी और मीडिया वालों ने उसको पूरा जम के छापा अखबार में। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला। मैंने यहाँ किया तो मुझे इतनी लोकप्रियता मिली, लोगों का प्यार मिला। लोकप्रियता का भूखा नहीं होता कलाकार, प्यार का भूखा होता, मान सम्मान का। तो वहाँ से मोटिवेट हुआ कि मुझे इसको अब और ज़्यादा मेहनत करना है। तो वहाँ से मैडम वहाँ शुरुआत क्या बात है। मतलब वो क्लिप जो हर अखबार के पन्ने पर छपी, जहाँ पर एक नाम छपा, जहाँ आपने मुखौटा का इस्तेमाल किया और एक मुखौटा लेकर आप आए थिएटर आर्टिस्ट के रूप में, तो उस पर्टिकुलर सीन ने आपको अंदर से ये प्रेरित किया कि आप एक्टिंग के क्षेत्र में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से हम कभी भी पहचान सकते हैं छोटी छोटी चीजों से कि हमको किस तरफ रुचि है। ये आपने एक बहुत अच्छा एक क्लू दिया हमारे तमाम ऑडियंस को भी। कुंदन जी, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि थिएटर के बारे में, तो इस पर ही मैं जान लेती हूँ, एक कलाकार जब थिएटर से शुरुआत करता है एक्टिंग की दुनिया में आने की, तो उसमें जो थिएटर है उसका कितना बड़ा रोल रहता है? देखिए, रंगमंच में हम जब थिएटर जब हम करते हैं तो उसमें एक्टर कैसे बनोगे वो आपके मेहनत पे डिपेंड रहती है चीज़ें, लेकिन इंसान बड़े ही बेहतर बन जाते हो थिएटर से। तो अभिनय की जो बारीकियां होती हैं अभिनय की, और उस पर हमें काम करना होता है, तो अंदर की जो भी चीज़ें होती हैं, एक होता है ना शुद्धिकरण, वो हो जाता है और आप एक बड़े ही अच्छे इंसान बन जाते हो। और बाद में काम कर कर के ना आप एक्टर भी अच्छे हो जाते हो। बिल्कुल, मतलब एक्टिंग के लिए जो तमाम गुण है वो शुरुआती दौर में आपने जो है थिएटर से सीखे। जी, उसमें बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है हमें जितने भी जेस्चर, पोस्चर हो गए, डायलॉग डिलीवरी से लेकर के प्रोनाउंसिएशन, हर चीज़ पे विस्तार से काम कराया जाता है मैम। आगे की शिक्षा कहाँ से ली? मतलब हम सुनते हैं कि NSD से लोग जाते हैं, वहाँ से एक्टिंग की बारीकियाँ सीखते हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग एक्टिंग स्कूल में दाखिला लेते हैं, कुछ लोग कोर्स भी करते हैं। तो आपने पर्टिकुलर क्या किया इतनी बेहतर एक्टिंग सीखने के लिए? मैंने इसके पहले भी वही बताया कि मैं पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद चला गया छत्तीसगढ़। वहाँ छत्तीसगढ़ रंगमंडल के माध्यम से मैंने जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो किया। वहाँ से मुंबई भी मैं जब शिफ्ट किया तो वहाँ जाने के बाद आज भी मैं थिएटर से अलग नहीं कर पाया हूँ खुद को। जब भी मौका मिलता है मैं थिएटर करता रहता हूँ। वहाँ संस्कार भारती एक संस्था है, उनके मतलब उस संस्था के बैनर से ही हम लोगों ने वहाँ मुंबई में भी बोरीवली जगह है वहाँ पे शुरू किया था नाटक करना। तो हम लोगों ने अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग शहरों में जाके बहुत सारे नाटक किए, और आगरा का जो ताज महोत्सव है वहाँ पे भी हमने जाके नाटक किया। तो ये सारी चीज़ें हैं, करते 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 जो अपनी चीज़ें होती हैं वो अपने कमांड में आनी शुरू हो जाती है मैम। कि एक्टिंग के बारे में तो आपने तमाम बातें हमारे दर्शकों को बताई, लेकिन इसके साथ साथ हमें आपके काम के बारे में अब गहराई से जानना चाहती हूँ। आपने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है, कई अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं।
कई ऐसी भूमिकाएं निभाई हैं जहां लव ट्रायंगल चलाया है, जी, कहीं पर जी। गुस्से की एक्टिंग दिखी है, कहीं आप डिवोशनल एक्टिंग करते नजर आए हैं। जी, तो अपने मैम। किरदारों की खासियत, उनकी अदाकारी के बारे में बताइए। मैं शुरू से एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, करने से पहले उसको सुनिए, सुनने के बाद उसको समझिए। तो मुझे जब स्क्रिप्ट दी जाती है और उस पे काम करने से पहले मैं उसे 10 बार पढ़ता हूँ, और जो हमारे डायरेक्शन टीम होते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि ये किरदार अगर यहाँ मैं बैठा हूँ तो यहाँ मेरे बैठने का क्या वजह है, आप बैठी हैं तो आपके बैठने का क्या वजह है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है। उस हिसाब को जब हम समझते हैं, अपने अंदर डालते हैं, तो चीज़ें अपने आप बाहर आ जाती हैं मैडम, क्योंकि हम इन्वायरमेंट जो होती है ना, चीज़ें वजह को जानते हैं। वजह का जिस दिन सॉल्यूशन हो गया तो एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप निकल के आ जाती है मैम। और अगर बात करें किरदारों की, तो कौन कौन से ऐसे किरदार रहे जो आपके प्रिय किरदार रहे, अगर उनके बारे में आप बताएं दर्शकों को। बहुत सारे काम हुए हैं लाइफ में, और अभी बहुत करना भी है, बाकी है। परंतु अभी चूँकि मैं आस्तिक हूँ, ईश्वर में बहुत आस्था रखता हूँ, मैंने राधा कृष्ण सीरियल किया था, उसमें सूर्यदेव की भूमिका की थी मैंने, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं आज भी देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो आस्था है वो आपके कैरेक्टर जी में भी मैडम। नजर आती है, क्योंकि आप मुझे जी। लगता है सिलेक्टिव हो जाते होंगे कि अगर ऐसे कुछ काम आपके पास आते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे भक्ति भावना से जुड़ा काम करना है, तो आप उसको प्रायोरिटी पर रखते हैं। हमने देखा एक छठ गीत भी आपने किया, आपने कुछ लोकल जो हमारा कल्चर है, बिहार का कल्चर जी, है, उस पर जी। भी कुछ काम किया है। हाँ, तो मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, यहाँ से निकल के दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है, यहाँ जो हमारी संस्कृति है, हमारी बोली है, यहाँ की जो शैली है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मैं जब भी आता हूँ बिहार तो कोशिश करता हूँ कि एज अ मेकर यहाँ के लिए कुछ करूँ, कभी छठ के गाने बनाऊँ या कभी कुछ तरह तरह की एक्टिविटीज़ मैं करता रहता हूँ कला के माध्यम से, अपने प्रोडक्शन के माध्यम से। तो पिछले साल हमने एक छठ का गीत बनाया था, बड़ा ही लोकप्रिय रहा, सब लोग बिहार के ही आर्टिस्ट थे और सिंगर्स भी यहीं से हमने लिया था। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। मुझे लगता है कि सभी बिहारी जो बिहार से बाहर निकल के बाहर गए हुए हैं, वापस जब भी आए, साल में आए, 2 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, कम से कम एक बार बिहार के लिए सोचें। बिल्कुल कुंदन जी, आप बिहार के लिए काफी सोच रखते हैं, और मेरी जी। आपसे पहले भी जब बातचीत हुई थी आपने जी, जिक्र मैम। किया था जी। कि आप मुंबई के सफर पर तो निकले हैं, लेकिन दिल में बिहार ही बसता है आपके। हमेशा। तो क्या आगे प्रोजेक्ट आप बिहार के लिए लेकर आना चाह रहे हैं? बिहार में ये जो अदाकारी एक्टिंग की दुनिया है, जी। इसको और कितना मजबूत करने की तैयारी में है? अभी सबसे अच्छी बात हुई है कि फिल्म नीति हमारी जो सरकार है, उनके तरफ से फिल्म नीति का एक ऐलान किया गया है, जो जल्द ही प्रैक्टिकली रूप से वो लागू भी हो जाएगी। तो हम लोगों के लिए एक अच्छी बात है कि वहाँ तो काम कर रहे हैं, लेकिन अवसर मिला है कि जो बिहार में हमारे साथ वाले, हमारे पीछे वाले हैं, उनके लिए कौन सोचेगा। तो बाकी लोग सोचे, अच्छी बात है, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ के जो साथ वाले हैं और मेरे पीछे वाले हैं, उनको लेकर के चलूँ। तो अब राज्य सरकार इतने अच्छे तरीके से फिल्म नीति को लागू कर रही है और सब्सिडी जैसा मामला ही बन रहा है, तो आगे की योजना है कि राज्य में ही फिल्म बनाई जाए, और हर तरह की फिल्में। ऐसा नहीं कि यहाँ आए तो सिर्फ हिंदी को लेकर ही आए, यहाँ अपने यहाँ बहुत सारी बोली हैं, भाषाएं हैं, भोजपुरी हैं, मैथिली हैं, मगही है, अंगिका है, बहुत सारी भाषाओं पे फिल्म बन रही है, और उस पर तो सब्सिडी बम्पर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ राज्य सरकार की तरफ से, काफ़ी सब्सिडी का सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात हाँ। है। बिहार के जो कलाकार हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हाँ। एक अच्छा मौका भी जी, होगा आने जी वाले मैम। दिनों में। ये अच्छी बात बताए कुंदन जी कि बिहार की अपनी मिट्टी में ही अगर एक्टिंग की दुनिया के कई स्कूल खुल जाएंगे और यहाँ जगह जगह पर शूटिंग होगी, तो जी। वो नज़ारा बिहार का और भी खूबसूरत होगा। बिल्कुल। एक्टिंग के बारे में मैं आपसे और आगे समझूंगी, लेकिन जो आप रहने वाले हैं सोनपुर के, जी मैम। और आपने सोनपुर के बारे में हमारे दर्शकों को, जो मैंने शुरुआत में बताया कि सोनपुर का मेला काफ़ी फेमस है भी है, तो जो जी। आपके आसपास का माहौल रहा, मतलब आपके घर परिवार का माहौल रहा, जी। और जो हमारे बिहार का कल्चर रहा, जी मैम। हमारी संस्कृतियाँ रही, हम्म। क्या एक एक्टर की दुनिया में, एक एक्टिंग की दुनिया में हमारे ग्रूमिंग यानी हमारे माहौल का कितना असर पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या असर पड़ता है? देखिए, इस मामले में मैं बाकी लोगों की राय क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन अपना जो मेरा व्यक्तिगत राय है वो मैं बताऊंगा कि सबसे पहली जो बात होती है प्रकृति, हर एक इंसान के लिए
वो तय कर देती है कि आपको क्या करना है ज़िंदगी में, क्या बनना है। और इन्वायरमेंट जो है हमारे आसपास का जो वातावरण है, तो वो मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पे कभी वो मेरे ऊपर हावी नहीं रहा। मैं विषम परिस्थितियों में भी वही काम करता रहा जो मुझे पसंद है। तो ये मेरा पर्सनल थॉट है, मेरी पर्सनल राय है। बाकी लोगों का इस पे अलग अलग राय हो सकता है मैम। बिल्कुल, मतलब कि जी। कठिन चीजें सामने थी, हाँ, लेकिन जैसे फिर भी आपने सेलेक्ट किया जो आपको हाँ, करना था वो हाँ, आपने जैसे किया। मैं एक्टर बनना है। जब एजुकेशन लाइफ मेरी चल रही थी तो मेरे मन में ये कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है। ये एक संयोग मात्र है, और ये संयोग नहीं है। मैंने पहले ही बताया, जो प्रकृति आपके लिए तय कर देती है उस समय के हिसाब से अपने आप आपको मिलना शुरू हो जाती है चीज़ें। तो मेरे घर में वैसा माहौल भी नहीं रहा कि तुम एक्टर बनो या तुम एक्टिंग के लिए सोच रहे हो तो चलो इसमें करते हैं। वो जब यहाँ से निकला तो मेरी बड़ी बहन कंचन सिंह रायपुर में रहती है, तो मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद छुट्टियों में वहाँ गया, रायपुर गया। वो एक संयोग था कि वहाँ कुछ लोग मिले मुझे, उनके साथ नाटक देखने गया, फिर उनसे रिक्वेस्ट करी तो नाटकों का हिस्सा बना मैं। और वो धीरे धीरे जो प्रकृति ने तय कर रखा तो वहाँ से लेकर यहाँ तक है। और आज मेरा सौभाग्य है कि पूरे बिहार की जनता, ऑडियंस जो भगवान है हमारे लिए, वो हमें देख और सुन पा रही है। तो सब प्रकृति का एक लेख है, लिखा हुआ है। कुंदन जी, क्यों ना अब हमारे जो कार्यक्रम में कुछ आपके डायलॉग सुने जाएं, क्योंकि आपने कई अच्छे काम किए हैं। कुछ अगर अच्छे डायलॉग जो आपको बहुत लगाव हो जिनसे, अगर आप हमें सुनाएं हमारे दर्शकों को। अलग भाषाओं में मैंने काम किया है, लेकिन चूंकि मैं बिहार से हूँ और मुझे अपनी बोली जो भाषा है भोजपुरी, उससे बड़ा ही गहरा लगाव है। अभी एक मैं फिल्म कर रहा हूँ जो उसमें साउथ के काफ़ी ऑलमोस्ट जो आर्टिस्ट हैं साउथ के ही हैं। आप सबने KGF फिल्म देखा होगा, उसके जो विलेन है गरुड़ा, उनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ। और सज्जाद डेलाफोज भी हैं उसमें। और टाइगर जिंदा है फिल्म आपने देखा होगा सलमान खान की, तो उसमें मेन जो विलेन है वो। तो ऐसे बड़े आर्टिस्टों के साथ काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे जो भगवान हैं जो हमें देख पा रहे हैं, हमारे ऑडियंस है, जनता है, उनका प्यार है, आशीर्वाद है। तो उसमें एक लंकेश्वर यादव का मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ। वो यूपी का बंदा होता है, पुलिस ऑफिसर होता है। तो सीन कुछ इस तरह से होता है कि हमारा जो ओपनिंग सीन है, थाने में लंकेश्वर यादव सो रहा होता है और प्रधान जी यानी कि KGF के जो विलेन है गरुड़ा, वो चल के आ रहे हैं। तो अचानक से नज़र जाती है उनके ऊपर। तो मैं बोलता, अरे प्रधान जी, आप अभाग्य हमारे कि आप यहाँ आए। अरे हमें बताए होते, हम आप साक्षात आपके यहाँ चले आते, पूरा थाना उठा के। फिर वो बोलते हैं कि पैसे फेंकने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो वो बात तो है प्रधान जी। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप हमें, मतलब वो हमें थोड़ा अल्टर शब्द, मतलब उल्टा, अपने बिहार में अल्टर बोलते हैं, वैसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ऐसे डॉगी स्टाइल में दुम हिलाते हुए बोलता हूँ कि वो हमें बताए होते प्रधान जी, हम चले आते आपके घर पे, मतलब पूरा थाना लेके, ऐसा कुछ है। तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, अचानक से आपने पूछ दिया। अच्छा। मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की। तो ऐसा कुछ डायलॉग था वो। बिल्कुल। अपना चूँकि बिहार का वो टोन था, तो इसलिए मैंने दर्शकों से जिक्र किया, क्योंकि मैं बिहारी हूँ और मुझे बहुत प्यार है यहाँ की बोली से, यहाँ की भाषा से, यहाँ की शैली से, यहाँ की संस्कृति से। बिल्कुल। तो एक्टिंग जब आप करते हैं तो एक्टिंग में बहुत तरह के चैलेंजेस भी होते हैं। जैसे अगर हम माने कि कोई एक्टर, चलिए आपको कॉल किया गया कि आपका जो है अगले दिन का शूट है, मॉर्निंग में आना है, या कोई शूट है नाइट में आना है। पहले तो चैलेंजेस यही नज़र आते हैं कि आपको समय पर पहुँचना है। तो एक्टिंग की फील्ड में बहुत तरह के चैलेंजेस हैं। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा है जब आप कोई काम कास्ट कर लेते कि आपको ये पर्टिकुलर रोल करना है और आपने उसके लिए हामी भर दिया, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या क्या होता है? प्रॉब्लम्स को पर्टिकुलर मैं समझना चाह रही थी ताकि हमारे दर्शक समझ पाए। बड़ा ही अच्छा सवाल है आपका मैम। जैसे सबसे बड़ी चुनौती होती है शुरुआत के दिनों में आपका कास्ट हो जाना, कास्टिंग हो जाना। अब एक समय आता है आपकी कास्टिंग हो गई, तो उसको आप हल्के में लोगे कि नहीं, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे परिवार में ये है, कल आता हूँ, परसों आता हूँ, 5 मिनट लेट आता हूँ, नहीं होता है। हमें जिस शहर में रह के मैं काम करता हूँ मुंबई में, वहाँ 1 सेकंड की वैल्यू है। अगर 5 बजे का टाइम दिया तो 5 बजे आपको जाना पड़ेगा। आपने कहीं शूटिंग का काम लिया है या फिर कहीं रंगमंच के माध्यम से आप कहीं नाटक कर रहे हैं, तो फिर आपको आपके जीवन में, निजी जीवन में क्या क्या चीज़ें, घटनाएं, दुर्घटनाएं घट रही हैं, उस पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा आपको उस वक्त के लिए वहाँ का ही होना पड़ेगा। एक छोटा सा वाकया मैं आपसे साझा करूँगा। अभी हाल में मैं एक वेब सीरीज कर रहा था, उसमें एक गाना था, हीरोइन के साथ मेरा रोमांटिक सीन था, रोमांस करना था।
और इसी बीच मेरी बड़ी दीदी, बड़ी बहन है कंचन सिंह, जिससे मेरा बहुत लगाव है। माँ से प्यार करता हूँ, उससे ज़्यादा मेरा लगाव दीदी से है। तो मैं वो सीन चल रहा था, रोमांटिक सीन चल रहा था वहाँ पे। अचानक से मेरे पिताजी का कॉल आया कि दीदी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और वो एडमिट है हॉस्पिटल में। शॉक हो गया, परंतु आगे सब लोग रेडी हैं, लाइट, कैमरा, एक्शन, ऐसी नौबत पे, और वो कॉल आया। मैं बोला मैं करता हूँ आपको कॉल बाद में। और मैंने वहाँ गया, किसी को नहीं बताया, अपना परफॉर्मेंस किया। रात 12 घंटे की शिफ्ट होती है हमारी, तो रात में पैकअप हुआ। तब मैंने उन लोगों को बोला कि मुझे 2 दिन का ब्रेक चाहिए, मैं मेंटली उस स्तर पे नहीं हूँ कि थोड़ा वो कर पाऊँ। तो उन लोगों ने, चूँकि वो मेरे मित्र थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मुझे अगर 2 दिन और सीन आप निकाल लो, मुझे लीव दे दो, चलेगा। उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन अगर वहीं कहीं और लोग होते जो मेरे दोस्त ना होते, मेरी रिक्वेस्ट को ना मानते, तो मैं ये बात बोलता भी नहीं कि मुझे लीव चाहिए। मैं वही काम करता रहता। फ्री होने के बाद ही फिर घर पे मैं कॉल करता, बात करता कि कैसे क्या है। यानी रियल लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, रियल लाइफ में अगर काम करना है तो आपको हर तरह से मेंटली प्रिपेयर रहना जी, होगा। जी, जी। कि आप अंदर से दुखी हैं, लेकिन आपको कई सीन है जहाँ पर आपको मुस्कुराना है, पड़ेगा। हंसना है, आपको वो किरदार निभाने पड़ेंगे, स्क्रीन पर जी निभाने मैडम, जी। पड़ेंगे। देखिए, यही तो चुनौतियाँ हैं, और इसे ही कहते हैं जॉब, इसे ही कहते हैं प्रोफेशन। जहाँ हमारी आम जिंदगी में क्या चल रहा है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमने जो लोगों से एक बात कर रखी होती है, लोगों को एक भरोसा दे रखा होता है कि हम काम से जी नहीं चुराएंगे, और कैसा भी टाइम आए हम काम करके दिखाएंगे, इसका जो है एक मौका दिखता है उस वक्त। बिल्कुल कुंदन जी, एक और आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी मैं बात, जैसे आपको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, कई मौक़ों पर आपको सम्मानित भी किया गया आपके काम के लिए। कुछ जी। मौक़ों का जिक्र करना चाहें अगर आप, जो खास पल आपके रहे हों। देखिए, बतौर कलाकार हमारे जो जनता है उनका प्यार मिलता रहे, यही सबसे बड़ा अवार्ड है, मान है, सम्मान है। परंतु बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो क्षणिक सुख देती है इंसान को बतौर अभिनेता। तो अभी महाराष्ट्र में मुझे वहाँ के पूर्व गृह मंत्री कृपाशंकर सिंह जी के द्वारा भी सम्मानित किया गया। फिर बॉलीवुड के बहुत बड़े फाइट मास्टर हैं टीनू वर्मा जी, गदर जैसी बड़ी बड़ी, गदर, बॉर्डर, इन फिल्मों के लिए उन्होंने एक्शन डायरेक्ट किया है, उनके हाथों मुझे सम्मान मिला। दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड मिले मुझे। ऐसी सारी चीज़ें हैं, परंतु ये शुरुआत है और इसका भूखा नहीं। कलाकार होता है वो मान सम्मान प्यार का भूखा होता है, बस काफ़ी यही है। बिल्कुल, एक अंतिम सवाल आपसे लूँगी, जी। क्योंकि आप एक्टिंग की दुनिया के एक ऐसे सितारे हैं जो शायद अभी आगे और बहुत सारी बुलंदियां छुएंगे भी। ऑलरेडी आपने बिहार का नाम रोशन भी किया है। जी। जो हमारे बिहार के युवा है, जो लड़के लड़कियां हैं, जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनको जी। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, अभिनय ज़रूरी नहीं कि अभिनय के क्षेत्र में ही आप आओ, तो किसी भी फील्ड में जाओ तो उसकी बारीकियों पे काम करो, उसमें परफेक्शन कैसे लाना। आप परफेक्ट बनोगे, दुनिया आपको ढूंढ के लेके जाएगी। और तैयारी करो, आप जितने भी हमारे युवा साथी लोग हैं अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तैयारी करो। तैयारी करने के बाद मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको काम दूंगा, ब्रेक दूंगा। और अपने यहाँ के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ा के चलना है। अभी जैसे रिसेंटली चर्चा हुई तो मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया था, तो यहाँ बिहार की हैं पल्लवी जी हैं, उनको मैंने ब्रेक दिया था अपने म्यूज़िक वीडियो में। फिर पारितोष बहुत ही अच्छे थिएटर के एक्टर हैं यहाँ के। ऐसे तमाम अपने ग्रुप के, अपने साथ के लोग हैं जिनको लेकर मैं हमेशा चलता रहा हूँ। और ऐसे पारितोष के जैसा, पल्लवी जी के जैसा बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जिनको आगे लेके चलना है इस क्षेत्र में। बहुत अच्छी बात है जी मैम। कुंदन जी, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपने एक बहुत कम समय में बहुत बारीकियां बताई एक्टिंग के बारे में भी, और अपने जीवन के जरिए समझाया है कि एक अदाकार को कैसे रियल लाइफ को मैनेज करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिहार में आने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों से बातचीत करने के लिए। बिहार दर्शकों, आगे मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाली हूँ जो मिट्टी को हाथ में लेते हैं और ऐसी ऐसी आकृतियाँ उकेर देते हैं कि देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपने कई तरह की मूर्तियाँ देखी होंगी, लेकिन ये जो मूर्तियाँ गढ़ते हैं, इनकी जो कलाकारी है वो एकदम हटके है। मेरे लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब मैंने इनके काम को गहराई से देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे उम्मीद है कि जब मैं इनसे बातचीत करूंगी तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम इनका स्वागत कर लेते हैं। जी हाँ, हमारे कार्यक्रम बिहार में इस वक्त मौजूद है उदय कुमार पंडित जी, जो कि मूर्तिकार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम बिहार में।
थैंक यू अप्रिता जी। जो आपका काम है, पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि वो आखिर है क्या, और हम भी देखेंगे, तब हम इस पर बातचीत करेंगे और ये जो काफ़ी इंटरेस्टिंग आपकी कलाकारी है, इस पर गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्लिप। देखा आपने दर्शकों, कितनी खूबसूरत मूर्तियां थी, लेकिन आपके लिए भी थोड़ा समझना मुश्किल होगा कि आखिर ये किस तरह की मूर्तियां थी। तो उदय जी, मैं सीधे आपसे सवाल ले लेती हूँ कि जो एक आम मूर्तियां हम देखते हैं, बहुत तरह के हमारे जो त्यौहार आते हैं, कभी दुर्गा माँ की प्रतिमाएं देखी या फिर हमारे महापुरुषों के मूर्तियाँ हम देखते हैं, वो तो हम बहुत आसानी से देखते हैं, लेकिन ये वो मूर्ति कला नहीं है, ये कुछ हटकर है। क्या है ये मूर्ति कला, इसके बारे में विस्तार से समझाइए। एक्चुअली जो दुर्गा पूजा में या सरस्वती पूजा में या काली पूजा में जो भी मूर्तियाँ बनती है, वो पारंपरिक कला है जो सदियों से एक परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा के जो कलाकार होते हैं वो उस तरह के काम करते हैं। लेकिन जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, कला का जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, तब उसमें फिर हमारा एक्सप्रेशन आता है बाहर। जो हमारा थिंकिंग है, जो हमारा क्रिएटिविटी है, उस क्रिएटिविटी को हम मूर्ति के रूप में या पेंटिंग के रूप में या चित्र के रूप में या मतलब इस तरह के कई सारे विधाएं हैं, उसके रूप में हम बाहर करते हैं। तो वो हमारा खुद का क्रिएटिविटी है, खुद का थिंकिंग है, खुद का मेरा एक्सप्रेशन है, जो मैं सोचता हूँ। तो यही मेरा एक्सप्रेशन है। यानी ये जो कहीं ना कहीं जो कला है, ये कहीं ऐसी कला नहीं है कि आपने किसी चीज़ को देखा तो आपने उसको बना दिया। ये है कि आपने मन में किसी चीज़ का ऐसा विचार किया या किसी ऐसी चीज़ को देखा जिससे आपने किसी भाव को जोड़ा, किसी सोच को जोड़ा और फिर उसको उस आकृति में आपने उसको उकेर दिया। तो क्या इसके लिए पर्टिकुलर आपने कहा कि शिक्षा लेते हैं, तो ऐसे आर्ट को करने के लिए शिक्षा आपने क्या ली है? मैं पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, फिर आगे बातचीत करेंगे। मैं पटना यूनिवर्सिटी से, पटना आर्ट कॉलेज से मैंने बैचलर की शिक्षा ली, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की। और उसके बाद मैं फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से पोस्ट ग्रेजुएट किया। और मैं वहीं पे दिल्ली में ही करीब 17-18 सालों से मैं वहाँ पे अपना आर्ट प्रैक्टिस कर रहा था। और वहीं पे मेरा कई सारे नेशनल इंटरनेशनल शोज़ वगैरह होते रहते थे, कई सारे कैंप्स हुए। तो यही मेरा जर्नी रहा। और जब जर्नी के बारे में बात करेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरा पटना आने का। गांव से, एक छोटे से गांव से, जो मेरा गांव है, और पटना में पढ़ना,
ये मेरे लिए बहुत टफ था उस समय में कि मैं राजधानी में जाके कैसे पढूं। अगर कोई बच्चा वहाँ से निकल के आ जाता था यहाँ तो लगता था अरे फलना का बेटा जो है पटना में पढ़ रहा है। तो हमारे लिए वो एक तरह से एक न्यूयॉर्क था, पटना शहर। जब मैं पहली बार पटना आया था। तो कौन से गांव से निकले थे, मतलब आपका गांव कौन सा हुआ, मैं ये भी जानने में इच्छुक हूँ अब। मेरा गांव असरगंज है। अच्छा। और ये असरगंज अभी ब्लॉक हो गया है, पहले ब्लॉक नहीं था। ये मुंगेर जिला में पड़ता है मैडम। तो आप पटना आए, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई का सिलसिला बढ़ता गया और फिर वहाँ से आप आज यहाँ पहुँच गए हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं और बड़े इंटरनेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। कई अवार्ड वगैरह भी आपको आपके काम के लिए मिल चुके हैं, जो मुझे जानकारी है। लेकिन अगर आपकी कला को मैं और समझना चाहूँ उदय जी, जो आप कॉन्सेप्ट की आपने बात की, आपकी क्या क्या कॉन्सेप्ट रहते, पहले मुझे उसके बारे में बताइए। कॉन्सेप्ट मैं पहले बताया, जो मेरा एक्सप्रेशन है। तो आखिर जब मैं कला को कैसे चेतन से अचेतन में लाना, कला वही है। जैसे हमने एक बुद्ध की प्रतिमा देखी कि एक पहाड़ है और उस पहाड़ में आधे बुद्ध की प्रतिमा निकली हुई है। जैसे लग रहा है कि आधा ज्ञान आया है बाहर और आधा कहीं किसी दबाव में दबा हुआ है, जो मुझे महसूस हुआ उस आर्ट को देखकर। बहुत अच्छा सवाल किए हैं अर्पिता जी आपने। एक्चुअली मैं जब छोटा था तो मिट्टी का कुछ सामान जो है मैं ज़मीन में गाड़ दिया करता था और मैं बोलता था और बच्चों को मेरा सामान कहाँ है ढूंढो। और जब वो निकालता था ज़मीन के अंदर से तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि अरे मैंने कुछ अलग चीज़ निकाला। हाँ, एक मिट्टी का टुकड़ा जो है, पका हुआ टुकड़ा है, वो मैं दिखाता था, देखो देखो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ज़मीन से मैंने निकाला है, ये मेरा नहीं है, ज़मीन के अंदर से मैंने निकाला है। तो ये बचपन में मुझे ये ज्ञान नहीं था कि मैं आर्ट पढ़ूंगा और पढ़ के फिर उसी चीज़ों को मैं आगे सोचूंगा। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है विक्रमशिला है, कुर्कीहार है, नालंदा है, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ जो है हमारे बुद्ध का जो ज्ञान है, बुद्ध की जो शिक्षा है, वो सब जमीन के अंदर दबी हुई है। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट था उस तो मेरा यही पर्टिकुलर आर्ट में। जी। अरे वाह, क्या बात है। तो उस ज्ञान को कैसे हम बाहर निकालें। जब हम दिल्ली मेट्रो सिटी में गए तो फिर बुद्ध के बारे में, क्योंकि हम अपने ही घर के बारे में नहीं जान रहे हैं कि हमारे घर में कितनी बड़ी चीज़ें हैं। यानी आपका जो आर्ट है, और जो मुझे समझ आ रही बात है आपकी बातचीत से कि एक थॉट आप लेते हैं और उस थॉट को रियल लाइफ से जोड़ते हैं कि हमारे आम जिंदगी में क्या है और उसमें क्या परेशानियां हैं, फिर उसको अपने क्रिएशन से आप दर्शाते हैं। तो इसमें और क्या क्या आपने काम किया है, मुझे थोड़ा और उसके बारे में बताइए। जैसे एक आपने बताया कि हमारे बिहार का वो कल्चर जो अभी भी कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है ज़मीन में दबा हो और बहुत कुछ ज़मीन में निकला भी है, जिससे आज देखिए दुनिया को मालूम पड़ा कि बिहार की धरती क्या रही है। तो उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अभी किया हो और प्रदर्शन भी जिनका किया हो प्रदर्शनी के माध्यम से। मैं इसमें डॉग सीरीज पे काफ़ी काम किया है और पोटली सीरीज पे, हालांकि वो वीडियो में नहीं आ पाया है। तो डॉग सीरीज पे काम करने का मेरा ये था कि बचपन से मैं खेतों में, हमारे यहाँ मैदान उस तरह का जो शहरों में होता है खेलने का वो नहीं हुआ, हम लोग खेत में ही खेलते थे। मतलब हमारे लिए और भी बड़ा मैदान हुआ करता था। तो वहाँ पे खेलना, फिर कुत्ते के जो पपीज़ हैं उसके साथ खेलना, हाँ, उसको लव करना, तो वो सब बचपन से मेरा ये था। जब मैं पटना आर्ट कॉलेज आया पढ़ने के लिए तो मैं फर्स्ट टाइम में मैं कुत्ता ही बनाया। अच्छा, आपने मिट्टी से पहला मिट्टी से कुत्ते का वो छोटा सा पप्पी, वो एक बच्चा फॉर्म बनाया। हाँ। अच्छा। तो एक शेप दिया तो सब लोगों ने मेरी तारीफ़ की कि अरे बहुत अच्छा तुमने बनाया है। हाँ, फिर मेरे गुरुजी थे वो उन्होंने बोला कि और इसको पत्थर में काट सकते हो, स्टोन में। मैं बोला जी सर, कोशिश करेंगे। मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन काफ़ी उन्होंने हेल्प किया। अमरेश कुमार नाम है सर का, वो अभी BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मूर्तिकला विभाग में। तो उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब कि मोटिवेट किए कि नहीं तुम कर सकते हो, और मैंने किया और लोगों के नज़र में बहुत अच्छा लगा कि हाँ अच्छा किए हो, और उसको सडनली अवार्ड भी मिल गया।
बिल्कुल वो क्रिएटिव मेरा- आर्ट जो एक आपका क्रिएटिव आर्ट है, और इस क्रिएटिव आर्ट में देखिए हर आर्टिस्ट की एक अपनी कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, लेकिन जो हमने शुरुआत में क्लिप में भी देखा कि आप एक मिट्टी को हाथ में लिए हुए हैं और उसको हाथ से मसल रहे हैं और फिर कुछ आकृतियाँ गढ़ रहे हैं, तो वो मिट्टी कौन सी मिट्टी है? और हमने देखा उसमें कुछ अलग सा रंग भी दिख रहा था। टेराकोटा मिट्टी है, टेराकोटा क्ले है। कई तरह की मिट्टी होती है, जैसे कि रेड क्ले जो आपने देखा वो रेड क्ले था, वो ज़मीन से ही निकली हुई मिट्टी। वो फरीदाबाद में स्पेशल एक जगह है, वो वहाँ पे ही वो मिट्टी मिलती है, तो मैंने वहाँ से मंगवाया था मिट्टी, फरीदाबाद से, कई हरियाणा। आर्टिस्ट के कला में हम देखते हैं कि बहुत तरह के रंगों का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन आपके जो आर्ट है उसमें बहुत रंग नहीं दिखे, ऐसा क्यों? मतलब आपके आर्ट में रंगों की दुनिया गायब क्यों दिखी? नहीं, एक्चुअली आपने एक पार्ट को दिखाया, ये टेराकोटा का ही पार्ट को आपने दिखाया, रंगों वाला पार्ट को आपने नहीं दिखाया। रंग वाला भी मेरा बहुत सारा काम है, जिसको कि मैं विभिन्न माध्यम से करता हूँ काम। मतलब जैसे इस कि आर्ट में रंग की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं आपसे ये इसका एक अपना रंग है, अच्छा, टेराकोटा का एक अपना रंग है। और इससे जो आकृतियां गढ़ते हैं हाँ। उसका एक अलग कॉन्सेप्ट निकलता है। जी जी जी। जी बिल्कुल। आगे ये भी आपसे जानना चाहूँगी, ये प्रोसेस कैसे करते हैं आप? जैसे हम लोग अगर कोई भी मिट्टी हाथ में उठा के कुछ बनाएंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन आप प्रोसेस क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है बनाने का? कितना पानी डालते हैं, क्या मिक्स करते हैं, और चीज़ें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा इसके बारे में डिटेल हाँ, बताइए। इसके सिद्धांत को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस सिद्धांत को जाने बगैर नहीं हो सकता है। जैसे कि हम अगर कहीं बच्चों को पढ़ाते हैं या उससे बातचीत करते हैं, तो पहला मेरा यही रहता है कि आप घर में आटा गूंथते हो, रोटी बनाते हो, तो उसमें आप कितना पानी डालते हो जो आटा गीला ना हो, आटा टाइट ना हो, ताकि रोटी अच्छा बने। उसी तरह मिट्टी है, उसी प्रकार से हम मिट्टी को गूंथते हैं और बनाते हैं, और फिर उससे एक फॉर्म बनाते हैं। तो ऐसे ही काम होता है। और जब उस मिट्टी को बनाने के बाद फिर हम उसको एक दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं। एक तो अगर टेराकोटा ऐसे मिट्टी को ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे, तो वो एक टेराकोटा हो जाएगा। उसको बेक करेंगे, उसको भट्टी में पकाएंगे, तो वो एक टेराकोटा हो जाएगा। वो रेड, मतलब उसका जो अपना रूप है, अपना रंग है, वो आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन उसको अगर दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करना है तो फिर उसका मोल्ड लेंगे, उसका सांचा लेंगे, जिसको सांचा बोलते हैं। मोल्ड लेने के बाद फिर कई तरह का मटेरियल होता है, जैसे लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है, मेटल का काम है, फाइबर ग्लास है, पीओपी है। इसमें हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सीमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने तमाम बातें बताई अपनी कला के बारे में, और मूर्ति कला का एक अलग स्वरूप भी आपने दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी आपका बिहार में आने के लिए, तमाम दर्शकों से और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की ओर। जी हाँ, बिहार के बाद आप क्या क्या कार्यक्रम देख पाएंगे, इसकी झलकियाँ मैं लेकर आई हूँ। जी हाँ, आप इसके बाद 9 बजे देख पाएंगे न्यू इंडिया कार्यक्रम, जिसमें महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाओं के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद 9:30 बजे माटी की गूंज कार्यक्रम आप देख सकेंगे, जिसमें गाने सुन पाएंगे, मधुर मधुर संगीत जिसमें आप सुन पाएंगे। 12 बजे कार्यक्रम होगा खुला आकाश, और 1:30 बजे खान पान का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें बहुत तरह की डिशेस के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन दर्शकों, कार्यक्रम में आपसे विदा लेने से पहले मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि आप मेरा पता भी नोट कर लीजिए। आप जानते हैं कि 9 बजे मुझे आपसे विदा लेना पड़ता है, तो पहले आप मेरा पता नोट कर लीजिए। जी हाँ, हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, और पिन कोड है 800001। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं director@gmail.com पर।